नमस्कार दोस्तों। वर्ष 1921 का भारत एक ऐसा समय है जब हमारी भारत माता विदेशी दास्ता की भारी बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। परंतु यदि हम इतिहास के उन पन्नों को थोड़ा और निकट से देखें तो एक अत्यंत भयानक सत्य उभर कर सामने आता है। असल घुटन, असल पीड़ा केवल गोरी चमड़ी वाले विदेशी शासकों की नहीं थी। बिल्कुल नहीं। हमारे अपने ही देश में अपनों का अपनों पर जो निर्मम अत्याचार चल रहा था वो कहीं अधिक खौफनाक था। हाँ, निर्धन कृषक दिन रात खेतों की मिट्टी में अपना पसीना बहाते थे, अपना रक्त सुखाते थे। परंतु जब फसल कटने का समय आता तो उनके हिस्से में क्या आता था? केवल प्रचंड भूख, अंतहीन अपमान और जमींदारों के निर्दयी कोड़े। एक ऐसा घोर अंधकारमय युग जब मनुष्य का मूल्य उसकी मानवता से नहीं बल्कि उसकी सत्ता और संपत्ति से आंका जाता था। सच कहूं तो ये वो समय था जब ग्रामीण भारत की आत्मा चीत्कार कर रही थी। और इसी पीड़ादायक पृष्ठभूमि में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी अमर और महाकाव्यात्मक रचना प्रेमाश्रम को जन्म दिया। और ये कोई साधारण कथा नहीं है। ये लखनपुर गांव की उन तंग और धूल भरी गलियों की एक अत्यंत जीवंत गाथा है, जहां लालच, षड्यंत्र, रक्तपात और न्यायालय के दांव पेचों के बीच एक ऐसा भीषण संघर्ष जन्म लेता है जो सीधे मनुष्य की अंतरात्मा को झकझोर देता है। मैं सहमत हूं। और ये कथा इतनी प्रभावशाली इसलिए है क्योंकि प्रेमचंद जी ने इसमें किसी एक नायक या खलनायक को स्थापित करने के बजाय पूरी सामाजिक और मानसिक व्यवस्था को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो आइए सीधे चलते हैं लखनपुर गांव। वहां का जो प्रमुख परिवार है, हवेली वाला परिवार, उसका वातावरण अत्यंत जटिल और अंतर्विरोधों से भरा हुआ है। इस परिवार के मुख्य रूप से दो स्तंभ हैं, दो भाई जो वैचारिक रूप से एक दूसरे के सर्वथा विपरीत खड़े हैं। बड़े भाई हैं प्रेम शंकर। वे वर्षों पूर्व अपना घर परिवार छोड़कर अमेरिका गए थे ताकि वहां से आधुनिक कृषि की शिक्षा प्राप्त कर सकें। वे सत्य, अहिंसा और ग्राम सुधार के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं। उनका स्वभाव बहुत शांत, दयालु और न्यायप्रिय है। और वहीं दूसरी ओर हैं उनके छोटे भाई ज्ञान शंकर। ज्ञान शंकर का चरित्र ऐसा है कि उसे केवल सत्ता, धन और अपने रसूख से प्रेम है। अपना रुतबा बनाए रखने के लिए वो किसी भी सीमा को लांघ सकता है। ज्ञान शंकर स्वार्थ और चापलूसी का जीता जागता स्वरूप है। और इसी हवेली में एक चाचा भी हैं, प्रभाशंकर। प्रभाशंकर का चरित्र भी बड़ा विचित्र है। वे अपने पुराने सामंती अभिमान में पूरी तरह डूबे हुए हैं। हाँ, परिवार भारी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। हवेली की दीवारें जर्जर हो रही हैं, लेकिन प्रभाशंकर को अपना झूठा रुतबा कायम रखना है। ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई कि घर में अन्न का एक दाना ना हो, लेकिन द्वार पर हाथी अवश्य बंधा होना चाहिए, ताकि बाहर वालों को लगे कि सामंती ठसक आज भी कायम है। ये झूठा अभिमान इस परिवार की सबसे बड़ी दुर्बलता है। और जब बड़े भाई प्रेम शंकर अपनी शिक्षा पूरी करके अमेरिका से लखनपुर लौटते हैं तो हवेली में कोई उल्लास नहीं होता, बल्कि एक गहरा भय व्याप्त हो जाता है। भय इस बात का कि अब बंटवारा होगा। ज्ञान शंकर और चाचा को चिंता सताने लगती है कि प्रेम शंकर अपनी पैतृक संपत्ति में आधा अधिकार मांगेंगे। पहले से ही कर्ज में डूबे हुए परिवार का यदि बंटवारा हुआ तो ज्ञान शंकर का वो सारा झूठा रुतबा एक ही दिन में मिट्टी में मिल जाएगा। वो अपनी सत्ता को बचाने के लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र रचने लगता है। परंतु यहाँ से कथा एक ऐसा मोड़ लेती है जो सबको स्तब्ध कर देता है। जब प्रेम शंकर गांव लौटते हैं तो उनके चेहरे पर पश्चिमी शिक्षा या धन का कोई मिथ्या अभिमान नहीं होता। वे एक अत्यंत सादगीपूर्ण जीवन अपनाते हैं। और सबसे बड़ा आघात तो तब लगता है जब संपत्ति के बंटवारे का विषय उठता है। प्रेम शंकर पैतृक संपत्ति से अपना संपूर्ण अधिकार ये कहकर त्याग देते हैं कि ये विशाल संपत्ति और ये हवेली कृषकों के रक्त और पसीने के शोषण से निर्मित हुई है। वे गांव में ही एक साधारण सी कुटिया बनाते हैं और निर्धन कृषकों की निःशुल्क चिकित्सा आरंभ कर देते हैं। एक सच्चा आत्मिक त्याग। परंतु ठहरिए, यहां एक बड़ा प्रश्न उठता है। कोई अपना पुश्तैनी अधिकार इतनी सरलता से कैसे छोड़ सकता है? क्या ये एक प्रकार से अपनी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारी से भागना नहीं था? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेम शंकर के इस आदर्शवादी त्याग ने वास्तव में ज्ञान शंकर को और अधिक निरंकुश होने की, किसानों पर और अधिक अत्याचार करने की एक खुली छूट दे दी। यह प्रश्न उठना अत्यंत स्वाभाविक है।
पहली दृष्टि में ऐसा ही प्रतीत होता है कि प्रेमशंकर ने बिना संघर्ष किए ही रणभूमि छोड़ दी। परंतु देखिए, यदि हम इसके पीछे के मानव मनोविज्ञान को समझ लें तो यह केवल भौतिक संपत्ति का त्याग नहीं था, यह ज्ञान शंकर के अहंकार पर किया गया एक अत्यंत मारक वैचारिक प्रहार था। वैचारिक प्रहार? वो कैसे? ज्ञान शंकर की पूरी पहचान, उसका पूरा अस्तित्व इस बात पर टिका था कि गांव वाले उससे भयभीत रहें और उस पर निर्भर रहें। प्रेमशंकर ने कुटिया बनाकर और निःशुल्क सेवा देकर उस निर्भरता को ही समाप्त कर दिया। ये त्याग सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का एक ऐसा दृढ़ संकल्प था जिसने ज्ञानशंकर के भीतर एक बहुत गहरी असुरक्षा उत्पन्न कर दी। असुरक्षा किस बात की? संपत्ति तो पूरी तरह ज्ञानशंकर को ही मिल गई थी। संपत्ति अवश्य मिल गई थी, लेकिन ज्ञानशंकर को यह भली भांति आभास हो गया था कि प्रेमशंकर हवेली नहीं बल्कि लखनपुर के कृषकों का हृदय जीत रहे हैं और किसी भी अत्याचारी शासक के लिए उसकी प्रजा का किसी अन्य व्यक्ति के प्रति प्रेम और श्रद्धा रखना उसके स्वयं के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। हाँ, ज्ञानशंकर के पास कानूनी अधिकार था, परंतु प्रेमशंकर के पास नैतिक अधिकार आ चुका था। इस नैतिक हार ने ज्ञानशंकर को भीतर तक खोखला कर दिया, और एक तानाशाह जब भीतर से डरता है तो वो बाहर से और अधिक क्रूर हो जाता है। बिल्कुल सत्य कहा आपने। इसी असुरक्षा के कारण ज्ञानशंकर का वह आहत अहंकार एक अत्यंत भयंकर रूप धारण कर लेता है। वो यह प्रमाणित करने के लिए व्याकुल हो उठता है कि इस गांव का वास्तविक स्वामी आज भी वही है। अपने सत्ता की धमक बनाए रखने के लिए वो उत्पीड़न की पराकाष्ठा को पार कर जाता है। ज्ञानशंकर अपने सबसे क्रूर सेवक, जिसे कारिंदा कहा जाता था, गौरीशंकर, को ये आदेश देता है कि किसानों से बलपूर्वक अधिक से अधिक लगान वसूला जाए और उनसे बेगार करवाई जाए। बेगार यानी बिना कोई पारिश्रमिक दिए अमानवीय श्रम करवाना। यह शोषण का एक ऐसा भयानक अस्त्र था जो किसान की केवल देह को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को भी तोड़ देता था। निर्धन किसानों की पकी हुई फसलें उनके सामने से बलपूर्वक छीन ली जाती थीं। यदि कोई किसान ज्वर से तप रहा है, रोगग्रस्त है, तब भी उसे घसीटकर जमींदार के खेतों में श्रम करने के लिए विवश किया जाता था। इस घोर अन्याय ने लखनपुर की वायु में एक भारी तनाव भर दिया। हर घर में केवल रुदन और पीड़ा का साम्राज्य था। और ऐसी घुटन भरी व्यवस्था में विद्रोह का जन्म लेना निश्चित होता है। गांव में एक अत्यंत स्वाभिमानी कृषक है मनोहर। उसका युवा पुत्र है बलराज। बलराज नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। जब अत्याचार अपनी सीमाएं पार करने लगता है तो बलराज गांव की चौपाल पर खड़े होकर एक अत्यंत शक्तिशाली स्वर में कहता है कि विश्व बदल रहा है, रूस में कृषकों ने सत्ता को उखाड़ फेंका है, तो हम लखनपुर के लोग कब तक इस प्रकार पशुओं का जीवन व्यतीत करेंगे। बलराज का ये स्वर वास्तव में उस समय के पूरे भारत की दबी हुई चेतना का स्वर था। यहां दो विचारधाराएं टकरा रही थीं। एक और प्रेमशंकर हैं जो निरंतर किसानों को धैर्य रखने का परामर्श देते हैं। दूसरी ओर बलराज है जो मानता है कि क्रूरता का उत्तर केवल विद्रोह से दिया जा सकता है। परंतु सत्ता के मद में अंधा हो चुका ज्ञानशंकर किसी की नहीं सुनता। उसे लगता है कि शक्ति के बल पर वो हर आवाज को दबा सकता है, और सत्ता का यही मद एक ऐसी काली रात को जन्म देता है जो लखनपुर के इतिहास को रक्त से लिख देती है। वो दृश्य अत्यंत भयानक है। ज्ञानशंकर का कारिंदा गौरीशंकर अपना प्रभाव जमाने के लिए एक दिन सीधे मनोहर कृषक के द्वार पर जा धमकता है, और वो मनोहर के जीवन का सबसे बड़ा आधार, उसके दोनों बैलों को बलपूर्वक ले जाने का प्रयास करता है। आज के समय में शायद लोग इस बात की गहराई को ना समझ पाएं, लेकिन उस काल में एक निर्धन कृषक के लिए उसके बैल कोई साधारण संपत्ति नहीं होते थे। बिल्कुल नहीं। वे उसकी आजीविका का एकमात्र साधन, उसके परिवार के सदस्य और सबसे बढ़कर उसके स्वाभिमान का प्रतीक होते थे। बैलों को छीनना केवल आर्थिक आघात नहीं था, ये कृषक की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के समान था। मनोहर और उसका पुत्र बलराज इसका तीव्र विरोध करते हैं। विवाद इतना अधिक बढ़ जाता है कि गौरीशंकर सत्ता के अहंकार में चूर होकर सरे आम मनोहर को अत्यंत भद्दी गालियां देता है और उस पर हाथ उठा देता है। एक भीषण अपमान। हाँ, ये वो क्षण था जब सहनशीलता की अंतिम सीमा टूट जाती है। एक कृषक अपना सब कुछ सहन कर सकता है, भूख, निर्धनता, शारीरिक पीड़ा भी, परंतु जब भरे समाज में उसके स्वाभिमान को सरेआम कुचला जाता है तो उसके भीतर का वो शांत, आज्ञाकारी मनुष्य वहीं मृत हो जाता है और एक प्रतिशोधी विद्रोही जन्म लेता है।
उसी रात जब पूरा गांव अंधकार और भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ था, अपमान की उस धधकती अग्नि में जलते हुए मनोहर के हाथ में लाठी उठ जाती है। वो गौरीशंकर के ठिकाने पर पहुंचता है और उस घने अंधकार में अपने वर्षों के दबे हुए क्रोध और उस दिन के भीषण अपमान का प्रतिशोध लेते हुए गौरीशंकर का वध कर देता है। एक अत्यंत साधारण और सीधे मनुष्य का इस सीमा तक जाना ये सिद्ध करता है कि जब व्यवस्था न्याय देना बंद कर देती है तो मनुष्य अपनी रक्षा के लिए किसी भी हिंसक मार्ग को अपनाने पर विवश हो जाता है। इस एक रात्रि के रक्तपात ने लखनपुर का पूरा दृश्य ही बदल दिया। अगले ही दिन रक्षक दल यानी पुलिस पूरे गांव पर कहर बनकर टूटती है। निर्दोष किसानों के घरों में बलपूर्वक प्रवेश किया जाता है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है। पूरा गांव भय के एक ऐसे कुएं में धकेल दिया जाता है जहां से बाहर निकलने की कोई आशा नहीं थी। और ज्ञानशंकर, वो अपने सेवक की मृत्यु पर शोक मनाने के स्थान पर इस हत्या का लाभ उठाकर एक अत्यंत घिनौना षड्यंत्र रचता है। वो रक्षक दल के अधिकारियों को भारी घूस देकर मनोहर, उसके युवा पुत्र बलराज और मनोहर के सबसे प्रिय मित्र कादिर को इस हत्या के प्रतिशोध में झूठे साक्ष्यों के आधार पर फंसा देता है। यहां से ये कथा लखनपुर के खेतों की धूल से उठकर न्यायालय के उन निर्मम और ठंडे कक्षों में पहुंच जाती है। एक ओर ज्ञानशंकर का अपार धन और प्रशासनिक रसूख है, जिसके बल पर गवाहों को खरीदा जा रहा है, और दूसरी ओर है वे अनपढ़ बेबस कृषक। इस घोर संकट के समय में एक बार फिर प्रेमशंकर उन किसानों के रक्षक बनकर आगे आते हैं। वे अपनी पत्नी के आभूषण बेच देते हैं, अपनी पूरी जमा पूंजी उन निर्दोषों को बचाने के लिए दांव पर लगा देते हैं। बड़े बड़े अधिवक्ताओं को नियुक्त किया जाता है। परंतु ज्ञानशंकर ने व्यवस्था को चारों ओर से जकड़ रखा था, और इसी निराशा के बीच कारागार की उस अंधकारमय और सीलन भरी कोठरी में घटित होता है एक ऐसा आत्ममंथन जो हृदय को चीर कर रख देता है। मनोहर एकांत में बैठा है, बाहर का कोई कोलाहल उस तक नहीं पहुंच रहा, परंतु उसके भीतर एक भयंकर युद्ध चल रहा है। उसे ये बोध होने लगता है कि क्रोध में उठाए गए उसके एक कदम के कारण आज उसका पूरा समाज, उसका निर्दोष पुत्र बलराज और उसका सच्चा मित्र कादिर मृत्यु के मुहाने पर खड़े हैं। उस अंधकार में मनोहर को अपना ही जीवन एक अभिशाप लगने लगता है। और फिर वो एक ऐसा निर्णय लेता है जिसकी गूंज आज भी इस कथा के पन्नों में सुनाई देती है। मनोहर कारागार के भीतर ही अपनी धोती का फंदा बनाता है और अपने प्राणों का अंत कर लेता है। सर्वोच्च बलिदान। यह दृश्य अत्यंत पीड़ादायक है। परंतु ये केवल हार मान लेना नहीं था। मेरी दृष्टि में मनोहर की ये मृत्यु केवल एक साधारण आत्महत्या नहीं थी, ये एक अत्यंत रणनीतिक बलिदान था। शोषक की पूरी शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि शोषित व्यक्ति मृत्यु और पीड़ा से भयभीत रहे। ज्ञानशंकर इसी भय का व्यापार कर रहा था। हाँ, और जब मनोहर ने स्वयं मृत्यु को गले लगा लिया तो उसने ज्ञानशंकर के सबसे बड़े हथियार को ही कुंद कर दिया। बिल्कुल, उसका यह आत्मोत्सर्ग एक ऐसा आघात था जिसने अंततः उस कठोर न्याय व्यवस्था की संवेदनाओं को झकझोर दिया। एक निर्धन कृषक का यह बलिदान न्यायालय के लिए एक ऐसा नैतिक संकट बन गया जिसे वे अनदेखा नहीं कर सके। और इसी भीषण बलिदान तथा प्रेमशंकर के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप न्यायालय का निर्णय आता है। बलराज और कादिर को मृत्युदंड से मुक्त कर दिया जाता है। लखनपुर के अन्य सभी निर्दोष कृषक मुक्त कर दिए जाते हैं। ये ज्ञानशंकर के अहंकार की बहुत बड़ी पराजय थी। परंतु लालच उस दीमक की तरह है जो हवेली की नींव में लगता है। बाहर से लगता है कि संपत्ति बढ़ रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो दीमक पूरी संरचना को खोखला कर देता है। न्यायालय की इस पराजय के पश्चात भी ज्ञानशंकर का लोभ शांत नहीं होता। वो एक नए और कहीं अधिक भयंकर षड्यंत्र की ओर अग्रसर होता है। अब उसकी लालची दृष्टि अपने ही ससुर राय कमलानंद की विशाल संपत्ति पर पड़ती है। वो अपनी पत्नी गायत्री का उपयोग एक मोहरे के रूप में करता है। छल, कपट और कानूनी जालसाजी के माध्यम से वो अपने ससुर की वो संपूर्ण संपत्ति अपने नाम करवा लेता है। भौतिक रूप से देखा जाए तो ज्ञानशंकर अब उस पूरे क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली सामंत बन चुका था। उसने सब कुछ पा लिया था, परंतु प्रकृति का न्याय अत्यंत कठोर होता है। बाहर से सबको जीत लेने वाला ज्ञानशंकर भीतर से पूरी तरह परास्त होने वाला था। और ये पराजय उसे किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने ही रक्त से मिलती है। ज्ञानशंकर का इकलौता पुत्र मायाशंकर
अब युवा हो रहा है, जब उसे अपने पिता के इन भयानक कुकृत्यों का ज्ञान होता है, जब उसे लखनपुर के कृषकों पर किए गए उन क्रूर अत्याचारों और रक्तपात का सत्य पता चलता है, तो उसके भीतर अपने पिता के प्रति एक तीव्र घृणा उत्पन्न हो जाती है। मायाशंकर उस अपार पाप की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने से स्पष्ट इनकार कर देता है। वह अपने पिता को उसी के महल में त्याग कर सीधे अपने चाचा प्रेम शंकर की कुटिया में चला जाता है। एक पिता के लिए उसकी अपनी संतान की आंखों में स्वयं के लिए स्पष्ट घृणा देखना मृत्यु से भी अधिक भयानक है। जिस सत्ता और जिस साम्राज्य के लिए उसने निर्दोषों का रक्त बहाया, आज उसी साम्राज्य का एकमात्र उत्तराधिकारी उस पर थूक रहा था। यहीं से आरंभ होता है ज्ञानशंकर का मानसिक पतन। जब वो कारण ही समाप्त हो गया जिसके लिए उसने ये पाप का महल खड़ा किया था, तो वो महल उसे काटने दौड़ने लगा। वो पतन इतना भयानक है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस विशाल हवेली में ज्ञानशंकर अब नितांत अकेला है। उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह छिन्न भिन्न हो चुका है। भयानक सन्नाटे में उसे उन उत्पीड़ित किसानों की चीखें सुनाई देने लगती हैं। उसे हवेली के हर कोने में मनोहर की प्रेतात्मा का भ्रम होने लगता है, जो जैसे उससे उसके पापों का हिसाब मांग रही हो। भय, ग्लानि और एकाकीपन का वो अंधकार उसके मस्तिष्क को पूरी तरह जकड़ लेता है। और अंततः एक दिन विक्षिप्त अवस्था में वो गंगा नदी के घाट पर पहुंचता है। उफनती हुई लहरों के बीच अपने पापों के उस असहनीय बोझ को लेकर वो नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। एक अत्याचारी का इतना भयानक और एकाकी अंत। ज्ञानशंकर का ये दुखद अंत केवल एक व्यक्ति का अंत नहीं था। ये उस पूरी शोषणकारी व्यवस्था और असीमित लालच का पतन था। परंतु मुंशी प्रेमचंद जी की दूरदृष्टि देखिए। कथा यहाँ समाप्त नहीं होती। कथा का वास्तविक उदय तो इस पतन के पश्चात होता है। जब ज्ञानशंकर की मृत्यु के बाद मायाशंकर उस पूरी रियासत का आधिकारिक उत्तराधिकारी बनता है, तो पूरे क्षेत्र में एक मौन संशय व्याप्त था कि क्या सत्ता का ये नया वारिस भी उसी क्रूर सामंती परंपरा को आगे बढ़ाएगा। परंतु मायाशंकर जो करता है वो इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाता है। वो लखनपुर के सभी कृषकों को एकत्रित करता है। भरी सभा में जहां एक ओर उसके चाचा प्रेम शंकर खड़े हैं, मायाशंकर एक ऐतिहासिक उद्घोषणा करता है। वो कहता है कि आज से इस भूमि का कोई भूमिपति या सामंत नहीं है। वो अपनी सारी जमींदारी, अपनी सारी भूमि उन कृषकों को सौंप देता है जो पीढ़ियों से उस पर अपना रक्त और पसीना बहा रहे थे। ये एक अभूतपूर्व नवनिर्माण था। लखनपुर जो कभी शोषण, घृणा और रक्तपात का पर्याय बन चुका था, उसका नाम बदलकर अब प्रेमाश्रम रख दिया जाता है। एक ऐसा आदर्श समाज जहां कोई शोषक नहीं और कोई शोषित नहीं, जहां सभी समान हैं, जहां मिलकर कृषि की जाती है, जहां बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है और हर व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था है। मुंशी प्रेमचंद जी ने इस अमर गाथा के माध्यम से जो संदेश दिया है वो अत्यंत स्पष्ट और शाश्वत है। समाज का वास्तविक परिवर्तन कभी भी हिंसक प्रतिशोध से नहीं आता, क्योंकि एक शोषक की जगह दूसरा शोषक ले सकता है। वास्तविक परिवर्तन त्याग, निस्वार्थ सेवा और अगाध प्रेम से ही संभव है। मैं कहूंगी कि क्रूरता कितनी भी विशाल और शक्तिशाली क्यों न प्रतीत हो, अंततः उसे सत्य और करुणा के सम्मुख अपने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। ये कथा 100 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, परंतु इसकी आत्मा आज भी उतनी ही जीवंत है। और यही वो विचार है जिस पर आज समाज को गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। आज के इस आधुनिक युग में जब प्रत्यक्ष रूप से कोई जमींदार या कोड़े मारने वाला कारिंदा नहीं है, तो क्या हमने मानसिक और आर्थिक दास्ता के नए, अधिक अदृश्य रूप तो नहीं गढ़ लिए हैं? आज के इस जटिल समाज में जहां कॉर्पोरेट शोषण या ऋण का जाल नए रूप में बिगाड़ करवा रहा है, वहां हमारा अपना प्रेमाश्रम स्थापित करने का मार्ग क्या हो सकता है? हम अपने भीतर छिपे हुए ज्ञानशंकर को कैसे परास्त कर सकते हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर समाज के प्रत्येक वर्ग को अपने भीतर खोजना होगा, क्योंकि जब तक किसी भी रूप में अन्याय विद्यमान है, तब तक मनोहर की वो पीड़ा और प्रेम शंकर का वो संघर्ष प्रासंगिक रहेगा। यदि लखनपुर से प्रेमाश्रम तक की इस गहन यात्रा ने, इस पीड़ा और इस बलिदान ने आपके हृदय को छुआ हो और तनिक भी विचार करने पर विवश किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही अमर गाथाएं आप तक पहुंचती रहें।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।